91.2 NIVH हेलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी सामने बैठा हो, उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं के साथी जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। नमस्कार, 91.2 NIVH हेलोदून में आप सबका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम मेरी बात में मैं अमित रंजन और साक्षात्कार की श्रृंखला में मेरे साथ मेरे एक नए साथी जिनसे आज मैं आप सबका परिचय कराना चाहता हूं। आपका नाम? सर्वप्रथम पहले तो नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव 91.2 NIVH हेलोदून के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं सुनील जी? मैं बेसिकली मैं रहने वाला बिहार का हूँ, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से। और मैं अभी यहाँ पर फिलहाल B.Ed करने के लिए NIVH में आया हुआ हूँ। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ गांव में आसपास का वातावरण आपके लिए कैसा है? तो जो हमारा जो गांव है, वो गांव तो आप जानते हैं कि वहाँ पर समाज हर तरीके के लोगों से मिलकर बना है। कुछ एजुकेटेड लोग हैं, कुछ अनएजुकेटेड लोग भी हैं। तो कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। जहाँ तक कि वातावरण की बात है तो वातावरण जो प्राकृतिक रूप से जो जैसा मतलब हवा में जैसे हरियाली है थोड़ी बहुत, और हमारे आने जाने के लिए तो कच्चे रास्ते भी हैं, उस पर ज़्यादा कुछ अभी सरकार ने डेवलप नहीं किया है। धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। अभी भी एक तरीके से कहें तो दिव्यांगजन के लिए गांवों में आजकल रास्ता अच्छा बनने की कोशिश चल रही है, लेकिन अभी तक सफलता उसमें मिली नहीं है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है सुनील जी? जी मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है दिल्ली के लाजपत नगर ब्लाइंड स्कूल से हुई है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल 8 तक वहाँ पढ़ाते थे। उसके बाद हमें आगे की माध्यमिक शिक्षा के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था। जब स्कूल के बस से हम जाते थे तो वहीं के पास में स्कूल है हेमो कॉलोनी सर्वोदय बाल विद्यालय, दिल्ली गवर्नमेंट के ही अंडर में आता है। तो हमारी सारी पढ़ाई वहीं से हुई है। आपका जो उच्च शिक्षा आपने प्राप्त की वो कहाँ से प्राप्त की आपने? जी मेरी जो उच्च शिक्षा जो मैंने प्राप्त की है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज से मैंने प्राप्त की है अपनी उच्च शिक्षा। और वहाँ से मैंने जो है BA की डिग्री अभी हासिल की है। BA प्रोग्राम का विद्यार्थी मैं रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में।
पढ़ते समय सुनील जी कोई ऐसी घटना जिसने आपको झकझोर दिया हो या जिसने आपको कुछ सीखने का अवसर दिया हो, उसके विषय में बताइए। कि जहाँ तक की बात पढ़ने की करें तो पढ़ते समय तो बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिला और जिससे हमें ये जिसे देख कर ये लगा कि ऐसा भी हो सकता है। सर्वप्रथम तो मैं पढ़ाई के बारे में नहीं जानता था। जब मुझे किसी ने बताया कि ब्लाइंड भी पढ़ते हैं तो मुझे तो लगा कि अच्छा हम भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे लिए यही एक ऐसी घटना थी जिसने मेरे जीवन के दिशा को बदल दिया और मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ आगे करने का सपना अपने मन में संजोया और उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए मात्र 5.5-6 साल की उम्र में मैं घर से दूर दिल्ली आया और मैं आज यहाँ पर हूँ और अभी भी शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। और जहाँ तक की बात है घटनाओं की, तो जब हम अकेले आना जाना स्टार्ट करते थे किया हमने, जैसे हॉस्टल से कॉलेज जाना और फिर वापस आना, एक दिव्यांगजन के लिए जब पहली बार अगर ऐसी शुरुआत हो तो एक अनजान जगह पर आने जाने में कितनी असुविधा होती है ये तो आप कई बार आँख वालों से भी पूछ सकते हैं। और हमें तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें तो कई जगह पर किसी न किसी की मदद अवश्य लेनी पड़ती है। जहाँ तक मुझे पता है दिल्ली के सभी विद्यालयों में बाल सभाएं होती है जी, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उनमें आपकी क्या भूमिका रही है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि क्या भूमिका रही है। मैं जब छोटा था तब तो ज़्यादा कुछ खास रुचि मेरी नहीं होती थी इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। बस जो लोग परफॉर्म करते थे तो मैं सुनता था। फिर धीरे धीरे मेरी भी रुचि जगी तो मैंने भी 1-2 बार कविताओं का वाचन किया और 1-2 बार भाषण का जो है वाचन किया अपने स्कूल के बाल सभा में। उसके बाद मेरी रुचि जो है एंकरिंग करने की ज़्यादा थी, तो फिर मैंने अपनी एक एंकरिंग के तौर पर, एक एंकर के तौर पर अपने स्कूल में के बाल सभा में मैंने अपनी जगह बनाई। और मैं कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करता था, तो इतना तो सबको पता ही था कि ये कुछ करे ना करे तो एंकरिंग तो हमारे पास एंकर तो है ही है मेरे नाम से, मेरे रूप में, तो मेरे को ज़्यादातर इसी के लिए रखा जाता था। उन बाल सभाओं में जो आपने प्रतिभाग किया जी, उसमें से कोई ऐसी कविता जिसको आप 2-3 पंक्तियां यहाँ पे सुनाना चाहें? जी, मैंने 2 कविताएं मैंने बाल सभा में सुनाई थी। पहली कविता तो ये थी कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। और दूसरी जो कविता थी कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये जो दोनों कविताएं थी वास्तव में एक तो देश भक्ति से ओतप्रोत थी और जो आजकल जैसे देखते होंगे कि हमारे देश में धार्मिक जातिवाद को लेकर के बहुत सारे विवाद चलते हैं, तो ये जो पहली मेरी जो कविता थी कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को, इस कविता का मेन सार यही है कि हमें इंसानियत को बांट कर नहीं चलना है, क्योंकि हमारे सारे अलग अलग रिलीजन के जो धार्मिक स्थल हैं वो तो बट चुके हैं, लेकिन हम इंसान तो कम से कम एक रहें। इस पृथ्वी पर जीने के लिए इंसान का एक होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, आपकी एक कविता देशभक्ति कविता थी और दूसरी कविता में आपने सांप्रदायिक समन्वय की बात कही है जो सभी धर्मों को जी, धर्मनिरपेक्ष रूप से एक साथ रहना सिखाती है। बहुत उम्दा लाइनें आपकी। स्कूल के समय पे कोई ऐसा यात्रा वृतांत, पिकनिक या उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे स्मरणीय तथ्य जो आपको याद हों स्कूल के समय पे, जब आप पिकनिक गए हों अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के सभी शिक्षक और छात्र लोगों के साथ, जब आप उस पिकनिक में गए और आपने एंजॉय किया, तो उसके विषय में आप हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल। हम तो स्कूल में तो कई बार पिकनिक गए हैं वैसे, बट ज़्यादा पिकनिक के बारे में मुझे याद नहीं है। बट जब धीरे धीरे थोड़ा सा सोच समझदार होने लगी थी, जब मैं थोड़ा सा हमें कुछ ज्ञान होने लगा था,
तब एक जगह पर पिकनिक गए थे हम लोग, वाटर पार्क, ये जो नोएडा में है। अच्छा। तो वहाँ पर हमने काफ़ी इंजॉय किया, पानी में स्विमिंग करने का। और अक्षरधाम मंदिर भी गए थे, वहाँ पर हमने नाव विहार किया। पहली बार मैं नाव में वहीं पर ही बैठा था। नौका विहार किया जी। आपने, बिल्कुल। तो और उसके बाद फिर हमने काफ़ी झूले भी झूले। एक हमारी जो ख्वाहिश होती थी, जब भी कभी हम हेलीकॉप्टर देखते थे ऊपर जा रहा है तो हमें बैठना है, तो उस हेलीकॉप्टर रूप में छोटा सा रूप का उसका वो रूप झूला था, उस पर हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत ऊपर तक भी वो जाता था और इलेक्ट्रिक वो था, तो काफ़ी मज़ा आया था। मतलब उस पर झूल के ऐसा लगा कि ऐसा ही फील होता होगा जहाज़ में भी लोगों को। तो हम यही सोच कर बहुत खुश होते थे और काफ़ी झूलने में हमें बहुत मज़ा आया। और हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर और भी जैसे खाना और दोस्तों के साथ एंजॉय करना, वहाँ के जो वॉलेंटियर्स होते थे वहाँ पर उनसे बातें करना, वहाँ के बारे में जानना, ये हमारी पिकनिक का एक तरीके से रुचिकर जो है सेगमेंट होता था। आपने अक्षरधाम मंदिर के विषय में बताया जी। जब आप वहाँ पे एंट्री करते हैं तो चाहे वो बेल्ट हो चाहे वो पर्स हो, सभी चीजें उनको सुपुर्द करनी पड़ती है हमें। जी। तो वहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज जो नई लगी हो अन्य मंदिरों और वहाँ के मंदिर में? देखिए, जब हम छोटे थे तो इतना मंदिर में कहीं ज़्यादा दूर तो हम लोगों ने घूमा नहीं। बट जितना भी घूमा तो वहाँ पर ऐसा कभी रूल वगैरह नहीं देखे थे। हमें बस ये पता था कि मंदिर में अगर जाते हैं तो शूज़ जो है या स्लीपर जो है उसको उतार के जाना होता है, श्रद्धा के साथ। भगवान इतना कि मन में आपके ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए, आप उसके लिए आप उनको शीश नवाने के लिए जा रहे हैं। तो पहली बार जब हम समझदार होने के बाद अक्षरधाम मंदिर गए, कि जब हमें पता लगा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं, जैसे कि वो कब बना, उसका निर्माण कब हुआ, ये किस इसका जो है अस्तित्व में ये कैसे आया ये मंदिर, ये सारी चीज़ें जब जानने की रुचि होती है एक बच्चे की, तो उस समय जब हम गए तो फिर वहाँ पर हमने देखा कि हमें सब कुछ सुपुर्द करके जाना है। और वहाँ पर नाव में मैंने जब बैठा नौका में, तो मुझे लगा कि नौका ऐसी होती है, मतलब इतनी गहरे में ही चलती है। तो बिल्कुल सही। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे लिए। वो एक तरीके से नाव की जो सवारी थी वो हमारे लिए नया मोमेंट था लाइफ में, कि क्योंकि हमने कभी नौका की सवारी की नहीं थी। आपके जीवन में कुछ ऐसे शिक्षक जो आपको अति प्रिय हों? जी बिल्कुल, हर एक विद्यार्थी के जीवन में एक ऐसे शिक्षक होते हैं जो आपको अति प्रिय होते हैं। सर्वप्रथम तो ऐसे माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की शिक्षा घर से ही शुरुआत होती है। सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, उसके बाद स्कूल में जाने के बाद जो हमें दिशा ज्ञान मिलता है ज़िंदगी में, जो हमें कैसे आगे बढ़ना है, ज़िंदगी की जो भी तजुर्बे हैं हमें सीखने को मिलते हैं, उस स्टेज पर ही हर एक बच्चे का एक अध्यापक मतलब सबसे प्रिय होता है। तो ऐसे हमारे कई अध्यापक थे, जैसे हिंदी के हमारे स्कूल के अध्यापक थे माननीय खेमानंद सर। उसके बाद जब हम कॉलेज में गए तो हमें एक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते थे शशिकांत राय सर, और एक हिंदी के हमारे प्रोफेसर थे माननीय अमरेंद्र पांडे सर। वो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। और यहाँ पर भी मेरे को अध्यापक एक बहुत अति प्रिय लगे। जब मैं यहाँ पर शिक्षा के लिए आया तो जो हमें हिंदी पढ़ाती हैं माननीय रचना मैम। जी हाँ, माननीय रचना कौर मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो, उनके विषय में जी सर मैंने भी सुना है। जी सर। और इसी के साथ आप 91.2 NIVH हेलो दून मेरी बात के दर्शकों को कुछ अपने तरफ से सुझाव या अपना कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं सुझाव तो बस यही देना चाहूँगा कि अगर आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का दिव्यांग व्यक्ति अगर है तो आप उसे बोझ ना समझें, उसे निष्क्रिय ना समझें। आप उसकी शिक्षा कहाँ से हो सकती है, उसके लिए बेहतर वातावरण कहाँ से मिल सकता है, इसके बारे में आप जानने की पहल करें और उसे उचित स्थान पर पहुंचाएं, ताकि वो
अपने जीवन में आगे बढ़ सके और अपने लिए कुछ कर सके। और मेरा लास्ट यही परामर्श है कि कोई भी दिव्यांग केवल इसलिए अनपढ़ न रह जाए या फिर अशिक्षित न रह जाए कि उनके घर वालों को या फिर उनके आसपास में ऐसी जानकारी नहीं है। तो आपके घर में यदि नहीं भी कोई है, आपके गांव में है, आपके दूर दराज के इलाकों में है, तो आप समाज के हित में ये कार्य कर सकते हैं और आप लोगों तक पहुंचकर किसी भी दिव्यांग के बारे में, उसकी उचित शिक्षा के बारे में, उसके उचित इलाज के बारे में, उसके उचित रहने के वातावरण के बारे में आप जानकारी जुटा करके उन परिजनों तक पहुंचाएं और उनके जीवन को सुखद और सरल बनाने का प्रयास करें। क्योंकि हम सब समाज सेवा के निहित रखते हुए समाज सेवा करने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन सफल तभी होता है जब हम अपने जरिए किसी के जीवन में खुशियां भरें, किसी के होठों पर अपने जरिए मुस्कान लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना, सुनील जी ने दिव्यांगजनों के विषय में बताया कि दिव्यांगजनों के माता पिता, उनका समाज, उनके शिक्षक कैसे उसके व्यक्तित्व के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ 91.2 NIVH हेलो दून मेरी बात के सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को सुना और आप हमारे साथ बने रहे। इसी के साथ धन्यवाद।